हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं द कंपटीशन क्रूज़ में। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जीके सीरीज़ के दूसरे वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप अंत तक बने रहें ताकि आप इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठा सकें और समझें कि हर एक क्वेश्चन में कितने सारे प्रश्न और उत्तर छिपे हुए होते हैं। मैं डिटेल एनालिसिस के द्वारा आप लोगों के सामने विस्तार से हर क्वेश्चन को डिकोड करूँगा और आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस एरा से संबंधित है, किस युग से संबंधित है। हिस्ट्री को हम लोग तीन हिस्सों में बांटते हैं। हिस्ट्री को हम लोग तीन हिस्सों में बांटते हैं, माफ कीजिएगा। पहला होता है प्री हिस्ट्री, दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा होता है हिस्ट्री। तो जिसे प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के रूप में हम जानते हैं। प्री हिस्ट्री उस एरा को कहते हैं जब मानव को लिखने की काबिलियत नहीं थी, मानव लिखना नहीं जानता था। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मनुष्य लिखना तो जान गया था, लेकिन उस समय में लिखे हुए लेखों को हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा होता है ऐतिहासिक युग, जिसके समय के लेखों को हम लोग जब मानव लिखता भी था और हमने उन्हें पढ़ना भी सीख लिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उस समय की चित्र वाली जो लिपि थी, उस लिपि को हमने आज तक डिकोड नहीं किया है। उसे प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से। और भावचित्रात्मक लिपि को हमने आज तक डिकोड नहीं किया है। उस समय की भाषा को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाए हैं। विद्वान लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इसका कोई अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया है हमें। तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक तो और महत्वपूर्ण चीज़ आप जान लें कि आद्य ऐतिहासिक काल के अलावा उसे ब्रॉन्ज युग में भी रखा जाता है, या कांस्य युगीन सभ्यता थी। मानव ने कांस्य का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख लिया था और हम उसको अपने दैनिक जीवन में काफ़ी इस्तेमाल करते थे। तो यही इसका उत्तर है कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, किंतु लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक विस्तृत मैप है और समझिए कि ये महान सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। उत्तर में आप कश्मीर से लेकर के, माफ़ कीजिएगा, उत्तर में आप देखेंगे कि ये कश्मीर से लेकर के दिल्ली के आसपास से, मेरठ के आसपास से होते हुए महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। फिर गुजरात को लेते हुए ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत तक फैला हुआ है और लगभग एक त्रिकोण या त्रिभुजात्मक की आकृति बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास की सबसे विकसित और सबसे महान सभ्यताओं में से एक थी। प्राचीन इतिहास में 4 सभ्यताएं काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चीन की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके मानचित्र को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी किनारा है वो सुत कोंगडोर यानी बलूचिस्तान में पड़ता है। ये इस इलाके को सुत कोंगडोर कहते हैं, वो बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी हिस्सा है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, वो सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ये इन चीज़ों को आप पॉइंट डाउन करके, नोट डाउन करके याद कर लें। आलमगीरपुर मेरठ में है और वो सबसे पूर्वी इलाका कहलाता है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी इलाका है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे कई सारे पुरातात्विक स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए। और उत्तर में मांदा, जो कि चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, कश्मीर में पड़ता है ये, वो सबसे उत्तरी हिस्सा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत ही दूर तक फैला हुआ एक महान विकसित सभ्यता थी। इसके अलावा भी रिसर्च चल रहा है और कई जगहों पे इसकी सभ्यताओं के अवशेष मिलने की संभावना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? याद है आप सबको क्या? राय बहादुर साहनी ने की थी। राय बहादुर साहनी ने, इनका नाम याद रखेंगे आप। और सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बहुत ही बड़े नगर हैं। उन 6 नगरों के नाम आपको मुंह पे याद होने चाहिए। मोहनजोदारो, हड़प्पा,
ये दोनों सबसे बड़े नगर हैं वहाँ के, जिन्हें आप वहाँ की राजधानी के तौर पे भी समझ के रख सकते हैं। इसके अलावा गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। राखीगढ़ी सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है जो भारत में स्थित है, और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे, यानी जिसको सरयू के नाम से भी हम जानते हैं, उसके किनारे स्थित है। लोथल और सुतकोदा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन और सबसे महान बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा जो विकसित बंदरगाह था वो लोथल जो गुजरात में है, सुतकोदा भी गुजरात में स्थित है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था। सिंधु घाटी से जुड़े हुए बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष लोथल के किनारे मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, यानी हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है। अभी मैंने आपसे बतलाया कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। ये पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, तो इसका उत्तर बी होगा। व्याख्या करते हैं इसकी हम। हड़प्पा नाम का पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल के रूप में सिंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये मिस्र और मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? तो इतिहास के कालक्रम में जब हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल बाद वैदिक सभ्यता भारत में आती है, किंतु दोनों में कुछ मूलभूत अंतर थे। आज तक हमें नहीं पता कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किस तरह हुआ। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। कुछ कहते हैं भूकंप से, कुछ ने जलवायु परिवर्तन, कुछ ने बाढ़, कुछ ने माइग्रेशन, कुछ ने विदेशी आक्रमण, विभिन्न कारणों की व्याख्या की है, लेकिन कोई भी कारण पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं हो पाया है। तो लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के तुरंत बाद भारत के मैदानी इलाकों में, जो देखिए ये इलाका है, इस इलाके में बहुत ही गर्वित करने वाली अच्छी सी सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से विकसित हुई। उन्हें वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना उसी काल क्रम में की गई थी, और वो एक मूलभूत रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता में ये अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल ही शहरी दृष्टिकोण से स्थापित की गई थी। वहाँ के पक्के मकान थे, वहाँ पे जल निकास की बहुत ही विकसित व्यवस्था थी, बाढ़ से रक्षा करने की विकसित व्यवस्था थी, बहुत सारे वैज्ञानिक तौर तरीकों को उन्होंने अपनाया हुआ था। वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण रूप से कृषि आधारित व्यवस्था थी, व्यापार काफ़ी कम था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार या वाणिज्य आधारित व्यवस्था थी। और वैदिक सभ्यता में व्यापार वाणिज्य कम था और गाय या पशुपालन को बहुत महत्व था, कृषि पर लोगों का जोर अधिक था और वेदों की रचना की गई उस समय में। तो ये मूलभूत अंतर थे। तो प्रश्न ध्यान दें कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी बिल्कुल ये सारे के सारे होंगे क्योंकि वैदिक सभ्यता में लिखने का ज्ञान हमें मिल चुका था, लिपि की जानकारी हमें थी, विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं सिंधु घाटी के पास थी, वैदिक सभ्यता के पास नहीं थी। लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों के पास है, किंतु सिंधु सभ्यता में अभी तक अस्त्र शस्त्र की उतनी बड़ी खेप हमें किसी भी पुरातत्व स्थल से नहीं प्राप्त हुई है। लोहे के बारे में उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। वो कांस्य युग था, तो वो कांस्य से जुड़े हुए कुछ हथियारों का या कुछ मशीनों का उपयोग वो करते थे, किंतु और कोई उपयोग उनके पास नहीं था। तो यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य युग से पूर्व की रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, बताइए क्या इसका उत्तर होगा। जब आप इसके उत्तर को मेरे पुराने वाले उत्तरों के साथ समझते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक प्रश्न में 4, 5, 6 और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और आप आने वाले क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसका उत्तर आप बेहतर ढंग से समझ ही पा रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान, नगर योजना आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी।
पुरातात्विक आर्यों को क्यों कहा गया? क्योंकि आर्य वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों के पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। इसका उत्तर होगा मृदभांड। मिट्टी के बर्तनों से हम ये समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पहले की घटना थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। कार्बन 14 पद्धति के द्वारा भी ये विश्लेषण किया गया कि 2400 से 2400 से लगभग 1700 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता काफ़ी विकसित थी और अपने चरम पे थी। ये पता कार्बन 14 C14 पद्धति के द्वारा लगाया गया है। और C14 पद्धति के आविष्कारक कौन थे? V.F. लीवी, याद रखिएगा। V.F. लीवी एक बहुत ही महान रसायन शास्त्री थे अमेरिका के। उन्होंने ये कार्बन 14 पद्धति का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की जानने की मूल स्रोत क्या है? वहाँ से पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर या फिर लिपि। लिपि को तो हमने उन्हें डिकोड किया नहीं है, तो क्या होगा इसका उत्तर? मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि वहाँ पे पुरातत्व स्थलों की खुदाई में बहुत अधिक मात्रा में मोहर प्राप्त हुए हैं और ये भी कारण है कि हम उसे एक वाणिज्य आधारित व्यवस्था के तौर पे जानते हैं, क्योंकि मोहरों के द्वारा वहाँ पे वाणिज्य या व्यापार काफ़ी विकसित स्थिति में था। 3000 से अधिक मोहरें वहाँ प्राप्त हुई हैं और उनमें विभिन्न जीव जंतुओं की आकृति उकेरी गई हैं। यूनिकॉर्न जो एक सिंघा होता है उसकी आकृति कई सारे मोहरों पे मिलती हैं। बहुत सारे मोहरों पे बैल की आकृति उकेरी गई है तथा पशुपतिनाथ की आकृति एक मोहर पे उकेरी गई है। प्रकृति देवी की वो लोग उपासना करती थी, उसकी भी आकृति वहाँ से प्राप्त हुई है। तो मोहरों के द्वारा उस सभ्यता की बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ये हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई एक और प्रश्न है कि हमें वहाँ से किस तरह से जानकारी मिलती है। शिलालेख? बिल्कुल नहीं, उस समय के शिलालेख कोई उपलब्ध नहीं है, पत्थर पे नहीं लिखते थे मानव, और लिखा भी कुछ जगहों पे लिखा भी है उन्होंने, तो उस लिपि को हमने डिकोड नहीं किया है। पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, उसे अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाया था। सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे वहाँ पे दाह संस्कार के प्रमाण नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है कि मृतकों का टीला। तो इस तरह से हम लोग उस सभ्यता के बारे में जानते हैं, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है तो उन्होंने क्या लिख के छोड़ा है हमारे लिए या लोगों के लिए, वो हमें पता ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। पुरास्थल पे जब हम उन्हें ज़मीन को खोदते हैं, जैसे कि भारत में राखीगढ़ ही हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिली हैं। तो उस जगह को हम खोदते हैं और फिर वहाँ से मिलने वाले अवशेषों की जांच पड़ताल आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट किस संस्था के जरिए आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो जांच करते हैं और फिर बताते हैं हमें हिस्ट्री के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चिन्हुदरो, कोटदीजी, सोहगौड़ा, देसलपुर। महत्वपूर्ण है इन सारे नामों को याद रखना। चिन्हुदरो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है हमारे हड़प्पा सभ्यता का। इसमें से कोटदीजी के बारे में आप मैप में भी देख सकते हैं, जो पहले मैंने मैप आपके साथ दिखाया था, और देसलपुर भी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नगर हैं। सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, मौर्यकाल से जुड़े हुए अभिलेख मिले हैं। सिंधु घाटी से इनका कोई भी संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से पशुओं में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरें और टेराकोटा आकृतियों यानी पकी हुई मिट्टी की आकृतियों पर रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है? गाय, हाथी, गेंडा या बाघ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बतलाया था कि हड़प्पा सभ्यता बहुत हद तक वाणिज्य आधारित व्यवस्था थी। इस बात की जानकारी हमें मोहरों के द्वारा मिली है।
और वहीं वैदिक सभ्यता गाय पे आधारित व्यवस्था थी। तो हड़प्पा संस्कृति में हमें गाय का चित्रण कहीं नहीं मिला है। हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ इत्यादि का आकलन मिलता है, लेकिन गाय को जो महत्व है वो शायद सिंधु घाटी सभ्यता के समय उतना प्राप्त नहीं था। वहीं वैदिक काल में गाय का महत्व इतना बढ़ गया कि गाय के नाम से गोत्र की स्थापना हो गई और विभिन्न ऋषि मुनियों ने गाय को बहुत ही अधिक महत्व दे दिया। और वैदिक काल में जो रचनाएं की गई हैं वेदों की या उपनिषदों की, उसके बाद उन हर जगहों पे गाय को बहुत ही विशिष्ट महत्व दिया गया है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई महत्व उन्हें प्राप्त नहीं था, इसीलिए उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन मोहरों पे नहीं मिला। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? प्री आर्यन यानी आर्यों से पूर्व, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। अभी आपसे मैंने कहा कि प्री आर्यन काल कौन सा था, आर्य के आने से पहले का सिंधु घाटी सभ्यता, और मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता के काल में माना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक पुरा स्थलों से मृत देवी, मातृदेवी, धरती के नेचर की, प्रकृति की पूजा की निशान मिले हैं। साथ ही साथ पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। और मोहरों पर प्राप्त चित्रों के द्वारा हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग के का उपयोग किया गया है? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? अभी हमने बात की कि उस समय लाल मृदभांड प्रचलित थे, जिससे वो हरे हल्के भूरे या लाल रंग के बन जाते थे। उस समय चाकों के ऊपर उन्हें पकाया जाता था, तो वो वहाँ के रेत के मिश्रण के कारण लाल, हल्का भूरा लाल रंग का वो बन जाते थे। उसके ऊपर वो लाल रंग की पुताई कर देते थे, जिससे वो लाल रंग के हो जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति, वैदिक संहिताओं और या चांदी के हाथ के सिक्कों से? याद रखिएगा कि हड़प्पा वासियों को चांदी की पूरी जानकारी थी। उन्होंने चांदी के कुछ कुछ जेवरातों का भी उपयोग किया है, और इसके साक्ष्य राजस्थान और अजमेर के खानों के आसपास हमें मिले हैं। हड़प्पा के निवासियों ने और मोहनजोदड़ो के निवासियों ने उसे आभूषण के तौर पे इस्तेमाल किया था। वो काफ़ी विकसित सभ्यता थी, इसीलिए उसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाती है, क्योंकि उनको सौंदर्य विकास करने के, श्रृंगार करने के वो बहुत सारे साधन जानते थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यास, सतलुज, रावी या घग्गर? घग्गर जिसे सरयू के नाम से भी आप जानते हैं। इसका उत्तर है सी, रावी नदी के तट पे स्थित है हड़प्पा नदी। हड़प्पा नाम का शहर, हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि वर्तमान में भारत से बहता हुआ पाकिस्तान के जरिए अरब सागर में मिलता है। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त किया गया है? विशाल स्नानागार जो महान स्नानागार के नाम से भी जाना जाता है, और सामूहिक धार्मिक कृत्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये स्थित है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में ये स्थित है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार स्थित है, और वो सामूहिक स्नान करने के लिए और सामूहिक धार्मिक कृत्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। नर्तकी की मूर्ति जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार के पास ही प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ था? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 55 मीटर और पूर्व से पश्चिम में 33 मीटर है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल और की स्थिति के संबंधी कौन सा युग सही सुलिमित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र और राखीगढ़ी राजस्थान। तो आपको मैंने कई बार इस प्रश्न का उत्तर बताया। ये राखीगढ़ी हरियाणा के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये राजस्थान में नहीं स्थित है, हरियाणा के घग्गर में, हरियाणा के हिसार में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्व सीमा पर, पूर्वी सीमा पे, पूर्वी किनारे पे कौन सा शहर स्थित था? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर या फिर राखीगढ़ी? अभी हाल ही में हम लोगों ने बात की कि मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर सबसे पूर्वी इलाका है हड़प्पा सभ्यता का।
मैच द फॉलोइंग को आप देखते हैं और तो समझने वाली चीज़ ये है कि कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित थी। ध्यान देंगे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जो कि बाद की सभ्यता आर्यन सभ्यता के समय ये आती है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी नदी के से संबंधित है। ये भिन्न भिन्न सभ्यताओं के महत्वपूर्ण शहरों के नाम है, महत्वपूर्ण स्थलों के नाम है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, इन्हें आप याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित में से कौन चीज़ का ज्ञान नहीं था, कौन सी चीज़ का ज्ञान नहीं था? नालियों का निर्माण, मेहराबों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण या सड़कों का निर्माण। नालियों के निर्माण में वो वर्तमान के बहुत सारे शहरों से आगे थे। इतने साल पहले की सभ्यता होने के बावजूद उनके नालियों का निर्माण की जो कला थी वो बहुत ही ऊपर थी। लेकिन मेहराब जो होते हैं, जो आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे पुरातात्विक स्थल पे जहाँ आप घूमने जाएंगे तो इस आकृति से जो घर बने हुए होते हैं, जो मैं यहाँ उकेर रहा हूँ आपके लिए, ये आकृति के जो छत होते हैं, ये बनाने की जानकारी हड़प्पा वासियों के पास नहीं थी। वे लकड़ी के द्वारा जो समान तल वाले छत होते हैं उनका वो निर्माण करते हैं। मेहराबों का निर्माण जो होता है, जो गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है, वो मौर्य काल और गुप्त काल में आरंभ हुआ और वो आगे बढ़े। स्तंभों के निर्माण की जानकारी थी, तभी उन्होंने ईंट से आधारित घर बनाए थे, पक्के मकान बनाए थे। सड़कों का निर्माण भी उनके यहाँ काफ़ी अच्छा था। और एक और महत्वपूर्ण बात कि उनके घरों का जो मुहाना था वो सड़कों की तरफ ना होकर अपनी आंगन की तरफ था, सड़कों की उल्टी तरफ था। ये भी वहाँ का एक विशेषता है। सिंधु घाटी के निवासी मूलतः किस प्रजाति के थे? मंगलोयड, प्रोटो-ऑस्ट्रायड, भूमध्य सागरीय या निग्रोयड? इसका होगा उत्तर भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ये लंबे कद, पतली चेहरा, सीधी नाक और गेहुआ रंग की त्वचा के थे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? हमने अभी इसकी बात की कि पूर्व आर्यन काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आर्य काल से पहले ही मूर्ति की पूजा आरंभ हो चुकी थी। बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। मैं आशा करूंगा कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।